हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपी पीएससी की जो आरओ की वैकेंसी है वो निकल चुकी है, उसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और उसका एग्ज़ाम जो होना है वो फरवरी में होना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, घटना चक्र के थ्रू पूरा जीएस का पोर्शन उसका कवर करेंगे। तो स्पेशली जो घटना चक्र वालों ने क्या किया है कि आरओ के लिए एक घटना चक्र निकाली है जो 2024 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, ये है घटना चक्र, उसको ध्यान में रखते हुए निकाली गई है। तो इसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही अगर कुछ अलग से फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी इस लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला सेक्शन दिया हुआ है हमारा, उसमें कौन सा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला सेक्शन दिया हुआ है किसमें, यानी घटना चक्र में, तो उसको हम कवर करेंगे। प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी इस लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे। तो आज का पहला जो लेक्चर होगा हमारा कौन सा, पाषाण काल होगा, तो उसको स्टार्ट करेंगे आज हम। साथ ही क्या होगा कि ये जो बुक है अगर आपने ना खरीदी हो तो खरीद लीजिएगा, उससे भी पढ़ सकते हैं और साथ ही हम यहाँ पे तो उसको कवर कराएंगे ही कराएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, आने वाले जो वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक होगा इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखते हैं क्या है, पहला सेक्शन है हमारा कौन सा, पाषाण काल का दिया हुआ है इसमें, तो उसको देखते हैं। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का, इस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं चैनल पे। और साथ ही अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, यहाँ पे ये मेरी आईडी है, तो यहाँ पे कनेक्ट करके कोई भी डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, कौन सा, पाषाण काल। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे क्या थे, ये पूछा है क्वेश्चन में क्या, कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे क्या थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है क्या इसमें, जैसे कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातत्वविद थे या पुरावन वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे। तो क्या पूछ रहा है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयोग ने दो माने थे, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों, तो आयोग ने ए और बी दोनों माना था। ये क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो एक वो है क्या कहते हैं उसको, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की, तो उसके अनुसार क्या है, ये जो आंसर है दोनों होंगे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही इन्होंने क्या किया था, 1863 में मानव पाषाणकालीन जो बस्तियां हैं उनको क्या किया था, उनके अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो इन्होंने कब शुरुआत की थी, 1863 में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कब, 1863 में इन्होंने पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। और ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसके अनुसार ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं और साथ ही क्या, पुरातत्वविद भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन में संग्रहालय की जो है उसकी सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया है। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है उसकी सामग्री से क्या किया गया है, किसने क्या किया है, पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगी विभाजन किया है। निम्न से जो ऑप्शन दिए इनमें से किसने किया है ऐसा, तो ए है थॉमसन ने, बी लुबार्क ने, सी टेलर ने या डी चाइल्ड ने। तो किसने किया है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें राइट आंसर जो होगा क्या होगा, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या किया है कि जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसमें क्या किया, सामग्री के अनुसार, मतलब जो कोपेनहेगन संग्रहालय है डेनमार्क में पड़ता है, उसमें क्या किया गया है, सामग्री के अनुसार उसको तीन युग में विभाजन किया है। कौन कौन से, पाषाण में, कांस्य युग में और लौह युग में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो 1836 में थॉमसन ने इसका वर्गीकरण जो किया था उसको पब्लिश किया था, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कब किया था, तो 1836 में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1836 में जो थॉमसन है इन्होंने क्या किया था, सामग्री के अनुसार जो कोपेनहेगन का संग्रहालय है उसको तीन भाग में डिवाइड किया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कब आरंभ हुआ। तो क्या पूछ रहा है, जो भी अभी तक उत्खनित किए गए उनके प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन है वो हमारा कब प्रारंभ हुआ, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मध्य पाषाण काल में क्या किया गया है, पशुपालन आरंभ हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कब, मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जो पशुपालन के साक्ष्य हैं कहाँ पे, भारत में कहाँ मिले, तो भारत के आदमगढ़ में और बागौर में। कहाँ पे, भारत में कहाँ, आदमगढ़, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और बागौर, ये चीज़ ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। किसके, पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो ये आदमगढ़ कहाँ पे, तो ये हमारा एमपी में पड़ता है, होशंगाबाद में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कभी
कि आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो होशंगाबाद में पड़ता है मध्य प्रदेश के। और बागौर कहाँ पड़ता है, तो बागौर हमारा पड़ता है भीलवाड़ा राजस्थान में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, भीलवाड़ा राजस्थान में बागौर पड़ता है, और जो आदमगढ़ है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और साथ ही क्या है, यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन जो पशुपालन है उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है। तो पशुपालन के प्रमाण पूछ रहा है कहाँ मिले हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था कि आदमगढ़ और बागौर में, कहाँ क्या, आदमगढ़ और बागौर में जो पशुपालन है उसके साक्ष्य मिले हैं भारत में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आदमगढ़ मैंने बताया था कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, तो होशंगाबाद में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आदमगढ़ है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही राजस्थान के कहाँ पे, बागौर में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, भीलवाड़ा के। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न की में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो क्या पूछ रहा है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो ये चीज़ देख लेते हैं। हड्डी के उपकरण पूछ रहा है किस स्थल से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया। ऑप्शन ए है चोपनी मांडो से। ऑप्शन ए क्या है, चोपनी मांडो। ऑप्शन बी है काकोरिया से। ऑप्शन सी है मैदहा से। ऑप्शन डी है सराय नहर से। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप टिक करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सी और डी दोनों है। क्योंकि मैदहा और ये जो सराय नहर है, इन दोनों जगह से क्या मिला है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, हड्डी के उपकरण पूछ रहा है। तो हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से, ऑप्शन सी और डी जो दोनों है वो राइट आंसर है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इनमें से कोई अगर एक ऑप्शन में आए तो उसको टिक कर दीजिएगा। अगर बड़ी मात्रा में आपसे पूछे हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बड़ी मात्रा में जो हड्डियों के साक्ष्य हैं वो कहाँ से, मैदहा से प्राप्त होते हैं। और कुछ कम मात्रा में जो साक्ष्य हैं हड्डियों के उपकरण के, वो कहाँ से, सराय नहर से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक थे कौन, एक जी.आर. शर्मा थे। उन्होंने क्या किया था, जो मैदहा है उसको 3 क्षेत्र में विभाजित किया था। किसको, मैदहा को 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। वो कौन, जी.आर. शर्मा है। उन्होंने क्या किया था, इसको 3 क्षेत्र में डिवाइड किया था। कौन कौन सा, एक था बूचड़ खाना। तो बूचड़ खाना जो क्षेत्र था, यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, बूचड़ खाना क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, जो हड्डी के उपकरण के साक्ष्य हैं कहाँ से मिलेंगे, बूचड़ खाने से। साथ ही 2 क्षेत्र इन्होंने और बताए थे, एक झील का क्षेत्र बताया था और एक कब्रिस्तान निवास का क्षेत्र बताया था। तो जी.आर. शर्मा के अनुसार ये जो मैदहा है, किसके अनुसार, जी.आर. शर्मा के अनुसार मैदहा जो क्षेत्र है वहाँ से क्या हुआ, मैदहा क्षेत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में एक झील का क्षेत्र था, एक बूचड़ खाने का क्षेत्र था, एक कब्रिस्तान का क्षेत्र था। तो जो बूचड़ खाने का क्षेत्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर आपसे पूछे सराय नहर से भी कुछ अल्प मात्रा में जो हड्डी के उपकरण के साक्ष्य हैं यहाँ से भी मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन दिया है, फिर से देख लीजिए, सराय नहर भी दिया है और मैदहा भी दिया है। सी लेखैया से और डी चौपानी से। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ये दोनों होंगे। और अगर इनमें से भी एक को चूज करना हो तो ये चूज करिएगा मैदहा से। मतलब अगर इनमें से भी आपको एक चूज करना हो तो मैदहा चूज करिएगा, ना कि सराय नहर। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं और बी, तो ए और बी दोनों चूज कर सकते हैं आप। और ये जो दोनों स्थल है, मैदहा हो गया, सराय नहर हो गया, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे, यूपी के प्रतापगढ़ में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यूपी के प्रतापगढ़ में है। कौन से ये दोनों क्षेत्र, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में सराय नहर हो गया, मैदहा हो गया, ये कहाँ पे, यूपी के प्रतापगढ़ क्षेत्र में पड़ते हैं। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है क्या, ए सराय नहर दिया है, बी दमदमा दिया है, सी मैदहा दिया और सी लंगनास दिया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, दमदमा से क्या हुआ, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये जो दमदमा का क्षेत्र है ये भी कहाँ पे, प्रतापगढ़ में ही है, उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रतापगढ़ में ही कौन सा है, ये भी क्षेत्र दमदमा भी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्या मिला, सराय नहर, मैदहा, दमदमा, ये तीनों के तीनों पहली बात ध्यान में रख लीजिएगा, यूपी के प्रतापगढ़ जिले से मिलते हैं। साथ ही यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की प्राप्ति भी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। क्या पूछ रहा है 8वें नंबर का क्वेश्चन, खाद्यान्न जो है उसकी कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई।
तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पूरा पाषाण काल या डी प्रोटोऐतिहासिक काल। तो क्या पूछ रहा है 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ए है इसमें आंसर क्या, नवपाषाण काल में खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कहाँ से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो इतना भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो क्या पूछ रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, डी नलमाला पहाड़ियाँ या डी नर्मदा घाटी। तो क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध होते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, नर्मदा घाटी है जो इसके पश्चिमी भाग में क्या होता है, एक स्थल है हथनौरा। कहाँ से, एक हथनौरा स्थल है, वहाँ से क्या होता है सबसे पहला जो मानव का साक्ष्य है वो यहाँ पे मिलता है भारत में। तो अगर आपसे पूछ ले भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो नर्मदा घाटी में मिलते हैं। एक हथनौरा क्षेत्र है उसी के आसपास यहाँ पे मिलते हैं। हथनौरा कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में पड़ता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, होशंगाबाद में हथनौरा पड़ता है। और यहीं से ये कहाँ पड़ता है, तो ये नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है हथनौरा, होशंगाबाद में। वहाँ से सर्वप्रथम भारत में मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, 1982 में। खोज किसने की, तो 1982 में अरुण सोनकिया है, क्या नाम उनका, अरुण नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अरुण नाम के एक वो है पुरातत्वविद, उन्हीं ने 1982 में इसकी खोज की। किसकी, सर्वप्रथम जो मानव साक्ष्य हैं भारत में वो कहाँ से मिले, हथनौरा में, नर्मदा घाटी के पश्चिमी क्षेत्र में, होशंगाबाद में जो पड़ता है हथनौरा, वहाँ पे इसकी खोज की 1982 में। किसने, अरुण सोनकिया इनका पूरा नाम है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं कब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 10वां नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन वही रिपीटेड है कि प्रथम मानव जीवाश्म या हो गया या प्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वही इसका राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा घाटी। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बता दिया 1982, अरुण ध्यान रखिएगा, क्या नाम, अरुण सोनकिया, इन्होंने खोज की कहाँ पे, होशंगाबाद में पड़ता है हथनौरा, वहाँ से प्रथम मानव जीवाश्म की खोज हुई। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। 11वां नंबर देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त हुआ, तो ये चीज ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, ए दिया गेहूँ, बी दिया चावल, सी दिया जौ या डी बाजरा। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था उसका कौन सा था, तो जौ है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जौ जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ों का मानव ने उपयोग किया, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो कौन सा है, जौ है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है। क्या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया है, कोलडीवा दिया है, लौहरादेव दिया है, मेहरगढ़ दिया है या टोकवा दिया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लौहरादेव होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए 2 बार पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी। तो लौहरादेव जो क्षेत्र है वहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये नवीनतम खोजों के अनुसार ये राइट आंसर है। वैसे यहाँ लौहरादेव में क्या 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में, कब से 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व बीसी में, बीसी के क्षेत्र के मतलब यहाँ पे वो साक्ष्य मिलते हैं। और जो इसके अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो लौहरादेव, तो आंसर आप टिक कर सकते हैं मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ में भी बहुत प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लगभग 7,000 बीसी के आसपास जो में के साक्ष्य यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में लौहरादेव ना दिया हो तो उसके बाद आप क्या टिक कर सकते हैं, तो मेहरगढ़ टिक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हर जगह पे लौहरादेव नहीं दिया होता है। तो मेहरगढ़ टिक कर सकते हैं। मेहरगढ़ से क्या होगा, मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगर ये ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक करिएगा, सेकंड नंबर वाला। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी मेहरगढ़ से भी लगभग 7,000 बीसी के आसपास के क्या मिले हैं, लगभग 7,000 बीसी के आसपास के साक्ष्य यहाँ भी प्राप्त हुए हैं कृषि के। तो इतनी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये देख लीजिए ऑप्शन दिया है। पहला क्या, ब्रह्मगिरी, दूसरा बुर्जहोम से, तीसरा कोल्डीवा से या चौथा मेहरगढ़ से।
तो इसका राइट आंसर जो होगा, जैसा हमने बताया, अगर आपको लौरा देवनाथ ऑप्शन में दिया हो, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा हो, भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा हो, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मेहरगढ़। अगर वो ऑप्शन में ना दिया होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में लौरा देव दिया होता तो वही हम टिक करते हैं, तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, 14वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। सॉरी, 15वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि का अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये भी कोई वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तो मेहरगढ़ होगा। तो ये चीज देख लीजिएगा। तो यहाँ 15 क्वेश्चन हो गए। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या पूछ रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये पूछ रहा है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फिर से मेहरगढ़ होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको आप कनेक्ट करके चलिएगा, जहाँ पे कृषि होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ से कभी भी प्राचीनतम, जिसके भी कहाँ, जहाँ पे भी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होंगे जिस क्षेत्र से, तो कृषि करने का मतलब क्या होता है, जीवन में स्थायित्व आ गया। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या, कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। तो स्थायी जीवन मतलब वहाँ पे कृषि होती होगी तभी जीवन स्थायी होता है, एक जगह रुक के कृषि करना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रख के आंसर इसमें क्या होगा, मेहरगढ़ होगा इसमें भी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेहरगढ़ ही क्या है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी ये ऑप्शन दिए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट है 18वां नंबर का क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन ए दिया है औदे, बी बोरी, सी बागौर या डी लखनिया। तो ऑप्शन दिए हैं 18वें के औदे, बोरी, बागौर, लखनिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बागौर होगा। बागौर से क्या मिले, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। कौन से, मध्य पाषाण काल में। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बागौर से मिलते हैं। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो क्या पूछ रहा है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए पुरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग या डी लौह युग। तो किसको कहते हैं चालकोलिथिक एज, तो ताम्र पाषाण युग को। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ताम्र पाषाण एज को चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, या आरएएस में पूछा गया 20वें नंबर का क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक सभ्यता है आहड़, उसके बारे में निम्नलिखित कथन दिए हैं 4, उसमें विचार करना है, देखना कौन से सही है। तो सही विकल्प का चयन करना है हमको। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखा करिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सही विकल्प चुनना है कि गलत विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आहड़वासी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करना है। क्या पहला क्या दिया कथन, तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। पहला क्या दिया गया, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा क्या है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। दूसरा क्या बता रहा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा पूछ रहा है क्या धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो तीसरा क्या पूछ रहा है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा क्या है, यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय पैटर्न की आकृतियां उकेरी गई हैं। तो ये बता रहा है। तो इसमें से हमें बताना है क्या राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा। मतलब ये तांबा गलाना जानते थे आहड़वासी, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और साथ ही यहाँ पे काले लाल मृदभांड मिले जिन पर ज्यामितीय पैटर्न की आकृतियां उकेरी गई हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। बाकी ये दूसरा गलत है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे ये बता रहा है, बल्कि ये लोग चावल से भी परिचित थे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर का। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर पाषाण संस्कृति तक के वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए दिया आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोट दीजी या डी कालीबंगा। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जिसमें क्या पाषाण काल से लेकर जो भी ट्रांजिशन फेज रहा है कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता तक का, वहाँ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें इसका जो दिए हैं 4, आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी और कालीबंगा। तो इसमें राइट आंसर होगा मेहरगढ़। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेहरगढ़ इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट 22वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? 22वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? क्या पूछ रहा है 22वां नंबर का क्वेश्चन? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांकड़ ने, एच.डी. सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने। किसने? या मार्टिमर व्हीलर ने, के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांकड़ ने या एच.डी. सांकलिया ने। तो किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एच.डी. सांकलिया ने क्या किया है? नवदा टोली का उत्खनन कार्य किया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है आगे नवदा टोली कौन से राज्य में स्थित है। तो नवदा टोली कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली कहाँ पे स्थित है? तो नवदा टोली स्थित है हमारा एमपी में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे? एमपी में नवदा टोली हमारा स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। क्या है 24वां नंबर क्वेश्चन? वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी है मंदिर के रूप में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24वें का राइट आंसर हमारा है मृतकों को दफनाने के रूप में इसकी पहचान की गई। किसकी? वृहत पाषाण स्मारकों की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसको मेगालिथिक भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वृहत पाषाण या इसको मेगालिथिक कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थरों को चारों ओर रख के उसके बीच में दफनाने का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसको मेगालिथ भी कहते हैं। तो मेगालिथ से आपको समझ में आ गया होगा, बड़े बड़े पत्थरों को रख के उस समय पाषाण संस्कृति में उसको दफनाया जाता है मृतकों को। तो उसी को क्या कहते हैं? वृहत पाषाण स्मारक भी कहते हैं और मेगालिथ भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 25वां नंबर। क्या पूछ रहा है? राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो क्या पूछ रहा है? राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुधियाल, डी बी संगनकल्लू, डी कोल्डीवा या डी ब्रह्मगिरी। तो क्या पूछ रहा है? राग का टीला किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए है बुधियाल, बी संगनकल्लू, सी कोल्डीवा या डी ब्रह्मगिरी। इसका राइट आंसर है वैसे तो संगनकल्लू। और यहीं से क्वेश्चन और बनता है एक और क्वेश्चन, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। मृतकों का टीला, इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मृतकों का टीला जो है वो कौन से स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा कालीन स्थल को। कौन से हड़प्पा कालीन स्थल के मृतकों को टीला कहा जाता है? तो इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा। तो ए दिया है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो ये सब आपको पता होगा। भीमबेटका जो है वहाँ पे सर्वाधिक पुराने भित्ति चित्र या जो वॉल आर्ट होती हैं, जिसको एक लाइन के आकार टाइप की वो चित्र बनाए जाते हैं लाइन लाइन करके, मानव और जो भी होते हैं। भीमबेटका के चित्र अगर ना आपने देखे हो तो एक बार गूगल पे करके देख लीजिएगा। उस तरह के चित्र जो है सर्वाधिक पुराने भित्ति चित्र भी उनको कहते हैं। तो यहीं से मिलते हैं। कहाँ के? गुफाओं के शैल चित्र मिलते हैं भीमबेटका में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एमपी में पड़ता है। कहाँ पे? भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है और रायसेना जिले में स्थित है। एमपी के कहाँ पे? रायसेना में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एमपी के रायसेना में स्थित है भीमबेटका जो है, एमपी के रायसेना में स्थित है। और यहाँ से क्या किया गया? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें यहाँ पे हाथी, सांबर, चीता, लौ, कई सारी चीज़ें, हिरन विरन, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे मानव के चित्र भी मिलेंगे आपको, जानवरों के चित्र भी मिलेंगे। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो भीमबेटका पड़ता है एमपी के रायसेना जिले में। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और गुफाओं के लिए जो शैल चित्र या भित्ति चित्र उसके लिए फेमस है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या पूछ रहा है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। फिर से देखिए आगे चित्रकला यहाँ पे तो अजंता दिया, भीमबेटका दिया, बाघ की गुफाएं दी हैं, अमरावती। तो राइट आंसर इसका भी यही होगा, भीमबेटका। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या है राइट आंसर? भीमबेटका। भीमबेटका से ही क्या मिले हैं? तो भित्ति चित्र या प्राग ऐतिहासिक चित्रकला या और भी जो भी चित्रकला टाइप के सर्वाधिक पुराने चित्र यहीं से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पूछ रहा है? कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन ए दिया भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली या डी अब्दुल्लागंज रायसेना। तो यही राइट आंसर है रायसेना, जैसे अभी हमने ऊपर बताया आपको। रायसेना एमपी में, कहाँ पे? एमपी में रायसेना में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 29 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र भी भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। सर्वाधिक जो चित्र हैं वो कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कौन सा 30 नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार क्या किया, भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा पुरातत्वविद है जिसने क्या किया, भीमबेटका गुफा को देखा और वहां के शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व के लिए खोज की। तो ऑप्शन ए दिया है माधव स्वरूप वत्स, बी है एच.डी. संकालिया, सी है वी.एस. वांककर या डी है वी.एन. मिश्रा। तो इनका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वी.एस. वांककर जो है इन्होंने क्या किया, पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व के लिए खोजा। तो ध्यान में रखिएगा वी.एस. वांककर का नाम। बाकी मैंने ये बता दिया है कहाँ पे है, तो भीमबेटका गुफा एमपी के रायसेना जिले में स्थित है और इन्होंने कब ये किया, तो 1957 में की थी खोज इसकी। कब, 1957 में। सन 1 वैसे ज़्यादा ध्यान रखने की दिमाग में जोर न डालिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। 1957 1-2 बार यहाँ आंखों से गुजारेंगे तो अपने आप ध्यान में रहने लगेंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका को किसने खोजा। तो फिर से वही क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका को किसने खोजा। तो ऑप्शन ए दिया एच.डी. संखालिया, डी श्याम सुंदर निगम या विष्णुधर वांककर या डी राजबली पांडे। तो अब जैसे हमने बताया वी.एस. वांककर, तो इनका यही नाम है विष्णुधर वांककर, ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं ने भीमबेटका को खोजा कब, 1957 में। तो कब, 1957, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन, ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो क्या पूछ रहा है, गैरिक मृदभांड पात्र जो है उसका नामकरण हुआ था। तो ये पूछ रहा है, ए पूछ रहा है हस्तिनापुर पे, बी अहिछत्र में, सी नोह में या डी लाल किला में। तो गैरिक मृदभांड पात्र जो है उनका नामकरण कहाँ पे हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। इसका जो नामकरण हुआ तो कहाँ पे, तो हस्तिनापुर में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था गैरिक मृदभांड पात्र का। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो एक ताम्राश्म काल में पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतक जो थे उनको घर जो था उनके नीचे की फर्श में दफनाते। तो ये पूछ रहा है कौन से तरफ मुंह या वो किस तरफ की उनकी दिशा होती थी दफनाने की। तो ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर या डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है क्या, ए उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र में जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है उसके लोग क्या करते थे, मृतकों को घर की जो नीचे की फर्श है उसके नीचे दफनाते थे और उनका जो होता था उत्तर से दक्षिण की ओर रख के उसको दफनाते थे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ब्रह्मगिरी, सी है बी है बुर्जहोम, सी है चिरांद या डी है मास्की। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बुर्जहोम जो है यहाँ पे, यह बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। पहली चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को भी दफनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, जैसा बता दिया। और जम्मू कश्मीर में भी अगर आपसे पूछे तो कहाँ, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में। तो श्रीनगर के कहाँ, उत्तर पश्चिम में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में है ये। तो कहाँ, तो अगर आपसे पूछे बुर्जहोम कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में है। और यहाँ से एक और चीज़ मिलती है, कुत्ते के कंकाल के साथ जो मानव सावधान है वो भी मिला है। और साथ ही यहाँ से गर्तहोम भी मिलते हैं। गर्तहोम मतलब यहाँ से क्या मिलता है, गर्तवास भी मिलते हैं। गर्तवास इसको कहते हैं। गर्तवास का मतलब क्या होता है, गड्ढे वाले घर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, गड्ढे वाले घर भी यहाँ से मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, गड्ढे वाले घर मिलते हैं। साथ ही यहाँ से कुत्ते के साथ जो मानव कंकाल है वो मिलता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और साथ ही एक और चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा क्या, कि इसकी जो खोज किसने की, तो 1935 में बुर्जहोम की खोज किसने की, तो 1935 में किसने, डी टेरा। दो व्यक्ति हैं, किसने, एक डी टेरा है और प्लस एक व्यक्ति है कौन, पीटरसन। तो डी टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की, किसकी, बुर्जहोम की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पीटरसन और डी टेरा ने मिलकर इसकी खोज की है, किसकी, बुर्जहोम की। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बुर्जहोम कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ से गर्तवास भी या गर्त वाले
या गड्ढे वाले होम भी, मकान भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो इसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ ये फिर से, तो इसका राइट आंसर यही होगा, बुर्ज होम। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या पूछ रहा है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है बुर्ज होम, बी कोल्डीवा, सी ब्रह्मगिरी या डी संगनकल्लू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्त आवास के साक्ष्य पूछ रहा है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बता दिया, गर्त आवास के साक्ष्य हो गए या मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हो गए। और ये मिलता कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। खोज किसने की, तो खोज की डी टेरा ने और पीटरसन ने। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, कब की, तो 1935 में। तो इतनी चीज़ें हमने बुर्ज होम के बारे में बता दी, तो इसका राइट आंसर यही होगा, बुर्ज होम। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित पूछ रहा है, ऐतिहासिक स्थल के नाम दिए गए हो, ख्याति मतलब किस लिए फेमस है, तो उसका कारण पूछ रहा है। और ए दिया है क्या, बुर्ज होम शैलकृत देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है क्या। और बी दिया है चंद्रकेतुगढ़, ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। या सी गणेश्वर ताम्र कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो पूछ ये रहा है कि तीनों में किस ख्याति के लिए फेमस है। तो इसमें बुर्ज होम क्या, अभी हमने एक बार भी इसका जिक्र किया कि बुर्ज होम जो है शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें दो तो ऑप्शन ऐसे निकल गए, बचा क्या, सी और डी। इसमें तीसरा तो सही है, ये देखना में दूसरा चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है या नहीं। तो हाँ, ये प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा दूसरा और तीसरा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा तीसरा क्या है, इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देख लीजिएगा क्या, बुर्ज होम तो जैसा हमने बता ही दिया किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी चंद्रकेतुगढ़ का ध्यान में रखिएगा, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। और गणेश्वर जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ताम्र कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। तो पूछ रहा है विंध्य का ऐसा कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ऑप्शन ए है मोरहना पहाड़, बी है गगरिया, सी बगही खोर या डी लेखैया। तो 38वें का राइट आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। तो ए मोरहना पहाड़, गगरिया, सी बगही खोर या डी लेखैया। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेखैया। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये, और ये इंपॉर्टेंट हो भी जाता है क्योंकि यूपी पीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं किसी न किसी पेपर में पीसीएस को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है 39वां नंबर का हमारा। तो इसमें क्या दिया है कथन और कारण में, इसमें एक कथन दिया गया है क्या, कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्या पूछ रहा है, जो विंध्य क्षेत्र के लोग थे उन्होंने क्या किया, पाषाण युगीन जो लोग थे विंध्य क्षेत्र के, उन्होंने क्या किया, नूतन काल में गंगा घाटी की ओर ये लोग प्रव्रजन कर गए। और कारण दिया है क्या, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका यही पूछ रहा है कथन और कारण। तो कथन और कारण दोनों का ही है, स्पष्टीकरण सही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में शुष्कता आ गई। तो विंध्य क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, गंगा घाटी की ओर प्रव्रजन कर दिया। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो 40वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसका संलग्न कार्यालय कौन सा, एएसआई पूछ रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वो पूछ रहा है किस मंत्रालय या विभाग का संलग्न कार्यालय है। तो ए दिया संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी या डी मानव संसाधन विकास। तो ये किसका है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है एएसआई, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसको मेरा मतलब कि सबको पता ही होगा। ये ऑप्शन दिए हैं कनिंगम, जॉन मार्शल, मार्टिमल व्हीलर और डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो किसके भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ये कब 1814 से 1893 तक एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में इन्होंने क्या किया, बंगाल में इंजीनियर्स के साथ काम करने का लिए तैनात किया गया। और इसे क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। तो कब से कब तक थे ये, 1814 से 93 तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 93 तक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में इन्होंने बंगाल के इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था इनको, किसको, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये ध्यान में रखिएगा।
42वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या, ए गुवाहाटी दिया है, बी बस्तर दिया है, सी भोपाल दिया है या डी चेन्नई दिया है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछ रहा है कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो हमारा है कहाँ पे, भोपाल में। कहाँ पे है, तो भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम अभी बदल के क्या रख दिया गया है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा, अब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नहीं, अब इसको क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो इसके आगे इंदिरा गांधी जोड़ दीजिएगा, बाकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से अब ये जाना जाता है। कहाँ पे, तो भोपाल में है। भोपाल कहाँ पड़ता है, ये आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है और संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये स्वायत्तशासी संगठन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कौन से संस्कृति विभाग के अंतर्गत है ये भारत सरकार के, और ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में पड़ता है। भोपाल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसका नाम बदल के क्या किया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक अब जैसा मैंने बता दिया था शुरुआत में ही लेक्चर की, कि उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये पूरी बुक हम इसको इस महीने के अंदर पूरी की पूरी कवर करा देंगे, और कुछ एडिशनल फैक्ट के साथ ही इसको कवर कराएंगे। और चीज़ें आई होप आपको चीज़ें कुछ अच्छी लगी हों। अगर चीज़ें अच्छी लगी हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।